जय हिंद दोस्तों। मैं मंटू कुमार रजक आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, पिछले वाले वीडियो में हम लोग संक्रमण तत्व क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके थे। आज हम लोग संक्रमण तत्वों के गुण धर्म के बारे में जानेंगे। ये हम लोगों का श्रृंखला चल रहा है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, जो 11th और 12th अभी फिलहाल में 12th के दृष्टिकोण को देखते हुए जो आप लोगों का एग्जाम है उसी दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके सामने बनाया गया है। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण 12 या 13 संक्रमण तत्वों के गुण धर्मों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले यदि आप वीडियो ना देखे हैं लेक्चर 1 तो उसे आप देख लें, ताकि वो देखने के बाद इसे समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। देखिए, तो सबसे पहला है संक्रमण तत्वों के गुण धर्म। तो संक्रमण तत्वों के बारे में हम बात कर चुके थे कल कि जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी n-1 इंटू डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा हो उसे हम बोलते हैं संक्रमण तत्व। तो या लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में उपस्थित हो, तो ये हमारा होता है संक्रमण तत्व। आज हम लोग बात करेंगे संक्रमण तत्वों के गुण धर्म। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए हम लोग बिंदु को देखेंगे। सबसे पहला हमारा बिंदु है, यानी पहला हमारा है संक्रमण तत्वों के गुण धर्म में पहला गुण धर्म है कि संक्रमण तत्वों के गलनांक एस और पी ब्लॉक की धातुओं से अधिक होता है। देखिए, एस ब्लॉक में जो धातु मिलेंगे और पी ब्लॉक में जो धातु मिलेंगे और डी ब्लॉक में तो सब धातुएं हैं, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो भी धातुएं हैं उन धातुओं से संक्रमण तत्वों का गलनांक जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, गलनांक अधिक क्यों होता है? क्योंकि धातुओं में बंध मजबूती रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इनको गलाना बड़ा ही कठिन होता है। इसलिए इनके गलनांक एस और पी ब्लॉक के धातुओं से अधिक होता है। इनका भी अधिक होता है, एस ब्लॉक में भी जो धातु होंगे पी ब्लॉक में भी जो धातु होंगे उनका भी गलनांक कुछ होता है, लेकिन संक्रमण तत्वों में जो भी धातु हैं इन धातुओं का गलनांक जो है एस और पी ब्लॉक के धातुओं से कहीं ज्यादा होता है। दूसरा बिंदु है, ये एस और पी ब्लॉक के धातुओं से अधिक कठोर भी होते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो धातु हैं वो भी सभी धातुएं कठोर होते हैं, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन यदि करेंगे हम लोग तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो धातु होंगे उनसे कहीं ज्यादा कठोरता होगी संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के तत्वों में जो भी धातु होंगे उनके ये ज्यादा कठोर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये दो बिंदु हुआ। तीसरा बिंदु, इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है। तो सब जानता है कि जो धातु है तो धातु धनायन होते हैं, धनायन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करने यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो चालकता का रूप आ जाएगा, यानी धात्विक चालकता उपस्थित होती है। चौथा हमारा है ये संकर आयन बनाते हैं तथा ये रंगीन लवण बनाते हैं। हाँ, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, मुख्य रूप से हम लोग डी ब्लॉक अभी पढ़ रहे हैं संक्रमण तत्व, इसमें हम लोग चलेंगे तो अंतः संक्रमण में प्रवेश करेंगे। इसके बाद आज के बाद हम जो प्रवेश करेंगे अगले वीडियो में हम लोग एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में बात करेंगे। तो ये संकर आयन बनाते हैं, यानी संक्रमण तत्व जो होते हैं संक्रमण तत्व वो संकर आयन का मतलब जटिल आयन, जटिल यौगिक, उप सह संयोजन पढ़े ना अध्याय ना, उप सह संयोजन यौगिक पढ़े ना, ये जैसे FeCN6 और इस पर चार्ज यहाँ पर ये 4-, तो आप पढ़े होंगे। इसमें देखिए ये संकर आयन बनाते हैं, तो ये संकर आयन इसमें देखिए संक्रमण तत्व कहाँ है, देखिए ये जो देख रहे हैं ना लोहा, ये लोहा जो है ये आपका संक्रमण तत्व है। ये कह रहा है कि ये संकर आयन बनाते हैं, संकर यौगिक बनाते हैं तथा ये रंगीन लवण भी बनाते हैं, रंगीन यौगिक, रंगीन लवण, रंगीन आयन का ये निर्माण करते हैं। ये लोहा यहाँ आपका संक्रमण यानी डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक का तत्व है लोहा। इसको अगर लेकर आप चलेंगे तो ये सभी गुण इसमें दिखाई देंगे, क्योंकि इसका गलनांक अधिक होकर करता है,
ये धातु कठोर होता ही है, धात्विक चालकता इसमें उपस्थित है, ये है ना। ये संकर आयन बनाते हैं। आप देखेंगे बहुत सारा संकर, आप अध्याय 9 पढ़े होंगे, उप सह संयोजन में होगी, उसमें बहुत सारा ऐसा देखने को मिला होगा। ये रंगीन लवण, काहे रंगीन लवण होते हैं ये भी आप इसमें जानेंगे, आगे पॉइंट आपको मिलेगा उसमें समझिएगा। फिर ये अनुचुंबकीय और उत्प्रेरक दोनों प्रकार के गुण दर्शाते हैं। देखिए रंगीन, अनुचुंबकीय और उत्प्रेरक ये तीनों एक दूसरे से लिंक है। देखिए समझिए इसको। सबसे पहले कि ये अनुचुंबकीय और उत्प्रेरक दोनों प्रकार के गुण दर्शाते हैं। अनुचुंबकीय का मतलब यही होता है कि जिस स्पीशीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अनुचुंबकीय होगा, और यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो प्रतिचुंबकीय होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बिंदु है आपके लिए। ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये और ये सब इधर इंपॉर्टेंट, जो भी बिंदु हम यहाँ लिए हैं सब इंपॉर्टेंट, यानी छांट कर यहाँ पर लिखे हैं। देखिए ये अनुचुंबकीय और उत्प्रेरक दोनों प्रकार के गुण दर्शाते हैं। कौन? संक्रमण तत्व। देखिए अनुचुंबकीय का मतलब तो समझ रहे हैं, इसमें n-1 इंटू डी अपूर्ण रूप से भरा रहेगा। तो अपूर्ण रूप से भरा रहेगा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जैसे डी ऑर्बिटल में 5 घर होते हैं ना, डी ऑर्बिटल में चलते हैं तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब बताइए यहाँ इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक। देखिए ये भी पूर्ण रूप से भरा हुआ है लेकिन अर्ध पूर्ण रूप से भरा हुआ है। यदि इन सब में दो दो इलेक्ट्रॉनों को यदि हम रख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डी ऑर्बिटल है, ये डी कक्षक है, तो डी कक्षक को पूर्ण रूप से यहाँ हम भर दिए। तो ये अयुग्मित है कि युग्मित है? तो इसको हम बोलेंगे युग्मित है, यानी जोड़ा लग गया है। तो ये तो युग्म, अगर ऐसा स्थिति होगा तो इस स्थिति में स्पीशीज का मतलब अणु, परमाणु, आयन, यौगिक सब हो सकता है। तो अगर इस स्थिति में होगा तो ये रंगीन नहीं दिखाएंगे, ये रंगीन कब दिखाएंगे? जब अयुग्मित होंगे। अनुचुंबकीय कब होगा? जब अयुग्मित होगा। एक अयुग्मित हो, देखिए ये 9, तो ये हट जाएगा, देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये रंगीन दिखाएगा और अनुचुंबकीय दिखाएगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, इसमें यदि भर देंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनिए, 1 2 3। समझ रहे हैं? अब हम समझ रहे हैं कि आप अयुग्मित और युग्मित समझ गए होंगे। तो ये अनुचुंबकीय और उत्प्रेरण दोनों प्रकार के गुण दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो अनुचुंबकीय, और रंगीन उत्प्रेरक दोनों प्रकार के। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए आप पढ़े होंगे हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण, जैसे N2+3H2, इसे आप बनाए होंगे अमोनिया 3NH2NH3। ये जब आप बनाए होंगे तो यहाँ उत्प्रेरक का कार्य करता है संक्रमण तत्व। देखिए तो यहाँ उत्प्रेरक के लिए क्या लेंगे? लोहा का चूर्ण, लोहा का चूर्ण लेंगे। तो बताइए तो लोहा क्या है? संक्रमण तत्व है कि नहीं है? संक्रमण धातु है कि नहीं है? तो ये उत्प्रेरक का भी कार्य कर दिया। इसी उत्प्रेरक के चलते ये आगे पढ़ेंगे कि ये परिवर्तनशील, इसमें कहीं मिलेगा आपको कि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कहीं देखेंगे यहाँ परिवर्तनशील, यहाँ आएगा कहीं, आप देखेंगे ना तो आएगा। ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसी उत्प्रेरक के चलते क्या होता है कि आप सब लोग जानते हैं कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये n-1 इंटू डी 1 से 10 और लास्ट में ns 1 से 2। क्या होता है कि इन दोनों के बीच में ऊर्जा का उतना ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, इन दोनों के बीच ऊर्जा लेवल का उतना ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो क्या देखने को मिलता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसके साथ साथ इसमें का भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, यानी बाह्यतम s कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसके साथ साथ डी वाला में से भी निकल जाता है। यही कारण है कि ये संक्रमण तत्व जो होते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था
प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इनके दोनों के बीच का एनर्जी उतना ज़्यादा अंतर मायने नहीं रखता है, इसलिए इसके साथ साथ इसके भी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इसीलिए ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। तो ये अनुचुंबकीय और उत्प्रेरक दोनों प्रकार के गुण दर्शाते हैं। कौन? संक्रमण तत्व। सभी संक्रमण तत्व जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैग्नीज को छोड़कर इन चारों को छोड़ देना है। जितने भी संक्रमण तत्व हैं उनमें से इन चार को हटा देना है। Zn को, Cd को, Hg को और Mn को हटा देना है। बाकी जो भी संक्रमण तत्व होगा उन सब में धात्विक गुण देखने को मिलेगा। तन्यता, धात्विक गुण माने धातु का गुण, सब धातु है तो धातु का गुण तो होगा ना, धनायन का गुण। मुक्त इलेक्ट्रॉन, तन्यता तार के रूप में खींचना, आघात वर्धनिया पीटने पर ठक ठक की आवाज, विद्युत चालकता यानी धातु है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। दुनिया में दो ये तरह से मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन दो ये तरह से बिजली उत्पन्न होती है, करंट फ्लो होता है, तो इसलिए विद्युत चालकता तथा धात्विक चमक दर्शाते हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? धात्विक चमक बोलते हैं। तो यही है, ये आपका अगला गुण देखने को मिला क्या? धात्विक गुण। सभी संक्रमण तत्व ये चार को छोड़ देना है। जिंक, Zn को, Cd कैडमियम को, Ag मरकरी को और Mn दिखाई दे रहा है। लाइट तो कट गया, एक मिनट देखते हैं। चलिए इसको हम लोग पूरा कर देते हैं, ठीक है ना? आप लोग मैनेज करेंगे, नहीं तो छूटेगा तो फिर छूटा ही रह जाएगा। तो संक्रमण, एक मिनट और देख लेते हैं। अब दिखाई दे रहा है ना कुछ पहले से? ठीक, चलिए इसको पूरा करते हैं। तो ये समझ में आ गया कि सभी संक्रमण तत्व यानी Zn, Cd, Ag और Mn को छोड़ देना है, तो सब में धात्विक गुण, तन्यता, आघात वर्धनीयता, विद्युत चालकता तथा धात्विक चमक दर्शाते हैं। सातवां देखिए, संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ बढ़ता है। यानी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, संक्रमण श्रेणी ही क्या, आप पूरे आवर्त सारणी में यदि बाएं से दाएं जाएंगे तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा और नाभिकीय आवेश में भी वृद्धि होगा। क्यों? देखिए एक बात को हमेशा याद रखेंगे, आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा। जैसे देखिए बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कोषों की संख्या नहीं बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इसीलिए आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। आप किसी आवर्त सारणी में या ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है, आकार बढ़ता है, तो आकार बढ़ता है तो नाभिकीय आवेश घटता है, और नाभिकीय आवेश घटता है तो फिर ये वृद्धि नहीं होता है, उसमें कमी देखने को मिलता है। समझ रहे हैं ना? देखिए बाएं से दाएं अगर इधर हम जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये चलते हैं, संक्रमण तत्वों की ही बात लेते हैं, या छोटा सा उदाहरण आप ले लेंगे, कार्बन का परमाणु संख्या 6, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। हम ले रहे हैं पी ब्लॉक का उदाहरण लिए हैं, आप डी ब्लॉक का भी ले सकते हैं, एस्कैडियम का, सब उसी श्रेणी में आएगा, सब इधर जाने वाला है, सब इधर ही जाने वाला है। आप संक्रमण श्रेणी पर ही नहीं, पूरे आवर्त सारणी पर ये नियम लागू होता है। संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ बढ़ता है। कैसे? देखिए इधर जब चलते हैं तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, तो 2 और 4 होगा ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका चलेंगे तो 2 और 5, इसका चलेंगे तो 2 और 6, फिर इधर चलेंगे तो 2 और 7। समझ रहे हैं ना? तो इसका यदि हम बनाते हैं, ये मान लीजिए ये आपका नाभिक हुआ, ये पहला कक्ष है, ये दूसरा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 4, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह इसमें चलेंगे तो ये 1 ये 2 है, तो वही चीज भैया 2, इसमें को 3 4 5 गो, इसमें चलेंगे हम लोग तो ये इसमें 2 गो रख देंगे, ये दूसरा में को हो गया 6 गो, 1 2 3 4 5 6। तो क्या देख रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो कोषों की संख्या बढ़ रही है? नहीं, कोषों की संख्या देखिए 1 और 1 2, 1 1 2, 1 1 2, कोषों की संख्या वही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। समझ, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, नाभिक आवेश बढ़ रहा है, आकर्षण बढ़ रहा है, क्योंकि कोषों की संख्या अब सिमटते जा रहा है। कोषों इससे एक आकार छोटा हो गया,
अब आप कहेंगे कि आकार कैसे छोटा हो रहा है? छोटा नहीं हो रहा है। इस घर में 2 2 4 लोग हैं, इस घर में आप देख रहे हैं 5 लोग हैं, इस घर में 6 लोग हैं। घर तो वही है, लेकिन रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो ये आधार पर हम बोल रहे हैं कि ना कि इनकी आकार घट रहा है। मान लेते हैं कि इस रूम में हम अकेले हैं, तो आकार आप बोल सकते हैं कि आकार बढ़ा है। 2 लोग हो जाए तो अकेले से तो कुछ आकार घटा कि नहीं। 3 लोग हो जाए और आकार घट जाएगा, 4 लोग आ जाए तो और आकार घट जाएगा। ये पोजीशन होता है बाएं से दाएं जाने पर किसी भी आवर्त में। तो संक्रमण श्रेणी में भी यही होगा। लेकिन यही ऊपर से यदि नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ जाती है। इसमें 2 गो है तो नीचे चलते तो क्या हो जाता, नीचे आते यहाँ हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ 1, फिर इधर चलते तो ये कोषों की संख्या बढ़ती, फिर इधर चलते तो ये कोषों की संख्या बढ़ती। तो बताइए तो नाभिकीय आवेश घटता कि नहीं घटता? नाभिक का प्रभाव अब धीरे धीरे इससे कम होगा कि नहीं होगा? सबसे ज्यादा प्रभाव इस पर, इससे कम प्रभाव इस पर, सबसे कम प्रभाव इस पर। तो इस तरह से ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? कमी आता है। अब बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? वृद्धि होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। यही लिखा है कि संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश भी बढ़ जाता है, नाभिक आवेश बढ़ जाता है, क्योंकि कोषों की संख्या वही रहती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण ये सब बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे है संक्रमण तत्वों की कर्ण एंथैल्पी का मान उच्च होता है। हाँ, इस बात को भी याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में। कर्ण एंथैल्पी का मतलब कि संक्रमण तत्वों में जो भी धातु हैं, कर्ण एंथैल्पी का मान उच्च होता है। जो कोई भी धातु होता है तो उसके कणों को, सभी कणों को अलग अलग करना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि सब धातु होते हैं, सब एक दूसरे से जकड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल के साथ, मजबूती बंध के साथ बंधे होते हैं। यही कह रहा है कर्ण एंथैल्पी का मान ऊंचे। आयनन एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब कि किसी भी बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए जितना ऊर्जा खर्च करने पड़े उसी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी। आगे देखिए, चलिए लाइट आ गया, अब तो ज्यादा चमकना न रहा है। चलिए देखिए आगे हम लोग देखते हैं संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? वही चीज आ गया कि ना, बता चुके हैं पहले हैं। संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। क्यों परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का मतलब यही है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जो ये है ये n-1 डी में 1 से 10 और बाह्यतम कक्ष जो होता है NS1 से 2, इन दोनों के बीच का गैप बहुत ही कम होता है, यानी एनर्जी यानी ऊर्जा बहुत ही कम होता है। इसलिए इसमें से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो इसके साथ साथ इसमें के भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, आगे संक्रमण तत्व और आयन, संक्रमण तत्व और आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण परिलक्षित होते हैं। हाँ देखिए, संक्रमण तत्व या आयन या यौगिक या लवण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। पूछ देता है कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्यों? तो आप बोलेंगे क्योंकि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अयुग्मित होते हैं। अयुग्मित अभी हम बताएं, यहाँ देखिए यहाँ पेयर है तो यानी ये युग्मित है, लेकिन ये 3 गो अयुग्मित हो गया कि नहीं हो गया? तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के चलते अनुचुंबकीय, यह यदि युग्मित हो जाए यानी सब में जोड़ा जोड़ा लगा दें तब ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। इसका नेचर क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। अनुचुंबकीय के कारण ही ये क्या होते हैं? ये रंगीन लवण बनाते हैं। अनुचुंबकीय के कारण ही ये क्या बनाते हैं? रंगीन लवण बनाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ये संक्रमण तत्वों के लिए यदि चुंबकीय आघूर्ण पूछ दे, चुंबकीय आघूर्ण निकालिए, तो आप निकालेंगे, एक सूत्र है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय आघूर्ण यानी म्यू बराबर होता है वर्गमूल n × n+2। ये Bm है, बोर मैग्नेट। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है बोर मैग्नेट। तो यहाँ n क्या है? तो n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। दे देगा कि यदि n बराबर किसी संक्रमण तत्व का अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 4 है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो तुरंत इस सूत्र पर आपको लगाना है वर्गमूल n × n+2। तो n का मान क्या है आपका?
n का मान आपका है n का मान दिया है 4, तो 4 × 4 + 2, तो वर्गमूल 4 गुणे 4 2 6। यहाँ bm जरूर लिखेंगे, 4 छक्का 24, तो 24 bm। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, आप इसको अलग कर सकते हैं, 4 छक्का 24 कर सकते थे ना, 2√6 कर सकते हैं, या इतना भी लिख सकते हैं, वर्गमूल 24 bm। bm क्या है, बोर मैग्नेट है, तो आप निकाल सकते हैं। n का मान, n याद रखेंगे, n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आगे अगला बिंदु है, अंतराकाशी यौगिक मूल धातु से अधिक कठोर होते हैं तथा इनके गलनांक व क्वथनांक का मान अधिक होता है। ये बिंदु उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बता रहा है कि जो संक्रमण तत्व है अंतराकाशी यौगिक, अंतराकाशी यौगिक बता रहा है कि जो संक्रमण तत्व हैं उनके बीच में कुछ स्थान रिक्त होता है, जैसे आप पढ़े होंगे ठोस अवस्था में अंतराकाशी दोष। ठीक उसी तरह यहाँ बता रहा है अंतराकाशी यौगिक, जैसे मान लेते हैं कि हम कहीं सफ़र कर रहे हैं किसी गाड़ी बस में, तो मान लेते हैं कि 2 सीट है, 2 लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं तो कुछ उसमें जगह कुछ गैप होता है। तो मान लेते हैं कि कभी लगन वगन का समय ज़्यादा चल रहा है, उसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा है, तो कोई महिला अपने बच्चों वच्चों को लेकर चढ़ गई, तो हम क्या करते हैं कि अपने 2 लोग का तो सीट है लेकिन फिर भी वहाँ कुछ ना कुछ गैप रहता है, तो छोटे बच्चे लोगों को उन बीच में घुसा देते हैं, तो उसको बोलते हैं अंतराकाशी स्थान, अंतराकाशी जगह बोलते हैं। तो वहीं बोल रहा है कि अंतराकाशी यौगिक मूल धातु से अधिक कठोर होते हैं, तो यानी अंतराकाशी के यौगिक जो होंगे मूल धातु से ज़्यादा कठोर होंगे तथा इनके गलनांक और क्वथनांक का मान भी क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का 12 बिंदु हुआ। एक चीज और याद रखेंगे, ये संक्रमण तत्वों में K2Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ही होता है, एक पोटेशियम पर मैग्नेट होता है KMnO4, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, ये प्रबल आक्सीकारक होते हैं। इस चीज को ये अलग से क्वेश्चन पूछता है डी ब्लॉक से इसके बारे में, तो इसको ऑब्जेक्टिव में अभी याद रखेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम पर मैग्नेट ये प्रबल आक्सीकारक होते हैं। ये क्षारीय माध्यम में दिखाई ना दे रहा हो ना, तो क्षारीय माध्यम में ये डाइक्रोमेट आयन पीले हो जाते हैं, क्षारीय माध्यम में क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, डाइक्रोमेट क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, जबकि अम्लीय माध्यम में क्रोमेट आयन नारंगी रंग में आ जाते हैं। इस बात को ऑब्जेक्टिव में याद रखेंगे। तो ये रहा हमारा आज संक्रमण तत्वों के गुणधर्म। अब कल हम लोग अंतः संक्रमण में चलेंगे, यानी एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर इसके बाद जो भी एनसीईआरटी में या जो प्रीवियस ईयर में जो भी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हैं, चाहे वो 1 नंबर में पूछे हों या 2 नंबर में पूछे हों या 5 नंबर में पूछे हों, उन प्रश्नों को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।